Okay, so today I will talk about position vector in the coordinate system and the displacement vector. That how idea of displacement vector will come out. उसकी हम बात करेंगे. इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक रिकॉर्डिंग करी है. So let us have a look at that. इस वीडियो को नज़र मारेंगे. एक बार फिर से ध्यान देंगे इसको. ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है. इट्स बेसिकली ये स्प्रिंग बैलेंस. इसके साथ मैंने कोई मास अटैच किया हुआ है. इट्स राउंड अबाउट 170 ग्राम के आसपास इसका वेट है. इट्स वेट इज अराउंड 170 डिग्री. उसको मैंने स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच किया हुआ है. और अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस को केयरफुली देखूं, जस्ट हैव ए लुक एट इट. इस पे दो स्केल्स हैं. एक न्यूटन में है, दूसरी ग्राम में है. इसका मतलब 100 ग्राम के आसपास 1 न्यूटन है. 200 ग्राम के पास रफली 2 न्यूटन है. मीन्स मुझे ये पता होना चाहिए दैट न्यूटन कितनी फोर्स होती है. 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन. ठीक है. आई विल टॉक अबाउट इट मैथमेटिकली. बट सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर कि मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम को खींचना शुरू किया अलॉन्ग द सरफेस के अलॉन्ग मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ. ठीक है. सो व्हेन आई एम ड्रैगिंग इट, तो जब मैं स्प्रिंग मास सिस्टम को क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है अलॉन्ग द सरफेस. जस्ट हैव ए लुक एट इट. ये देखना जरा. Just a minute. Let me open it in another viewer. Yeah. ये देखो, ये देखो. यहाँ पे ये न्यूटन में मार्किंग की है इस एक्सिस के अलॉन्ग. So this is Newton. This is in gram and this is in Newton. So that means 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है? रफली 100 न्यूटन के. इट्स अ स्मॉल अप्रॉक्सीमेशन. इसका मतलब 100 ग्राम के ऊपर कितनी फोर्स लगती है. अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, सो दैट मीन्स 100 ग्राम के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगती है. ठीक है. बिकॉज मास इनटू एक्सेलेरेशन, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट 9.8. 9.8 का मतलब क्या हुआ? रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका मतलब 100 ग्राम को, 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 ग्राम? 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाई 10. ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? इट इज़ 1 न्यूटन. इस तरह से मैं न्यूटन को कैलकुलेट कर सकता हूँ. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, उसमें मुझे एक न्यूटन का आइडिया लग रहा है और दूसरे में फोर्स को भी एस्टिमेट कर रहा हूँ. सो व्हेन आई एम ड्रैगिंग अलॉन्ग द सरफेस, टेबल के सरफेस के अलॉन्ग मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ. देन लेट अस सी व्हाट विल हैपन टू द सिस्टम. ये देखो, इस स्केल पे नज़र रखना आप लोगों ने. ये देखो. सो व्हेन आई एम ड्रैगिंग इट, रफली यहाँ पे आ रहा है ये. तो मीन्स जब मैं सरफेस के अलॉन्ग इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो कितनी फोर्स लग रही है? 0.3 न्यूटन. 170 ग्राम का वेट था मेरे पास.
उसके ऊपर 0.3 न्यूटन फोर्स लग रही है व्हेन इट इज ड्रैग्ड अलोंग द सरफेस। थोड़ा और बेटर वे में देखते हैं। अब मैं इसको वर्टिकली अपर डायरेक्शन में खींचने लगा इस तरह से। ये देखो, जस्ट मिनट, ये देखो जरा, जब मैं इसको वर्टिकली मीन्स व्हाट आई डिड नाउ, ये मास था, इसको मैंने इस तरह से ड्रैग किया तो इसके ऊपर 0.3 न्यूटन फोर्स लग रही थी। बट व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन, तो रफली ये कहाँ पे जा रहा था, इट इज 0.5 न्यूटन के आसपास। कितनी फोर्स लग रही थी, 0.5 न्यूटन फोर्स लग रही थी। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ मैं फोर्सेस की बात कर नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग ए एक्सपेरिमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम शोइंग यू दैट हाउ विद द एंगल, अगर मैं फोर्स डिफरेंट एंगल्स पे लगा रहा था, कैसी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। ये देखो, एंड देन अगेन मैंने एंगल को और बढ़ाया और इंक्रीज किया। ये रफली 0.6 के आसपास जा रहा था। जैसे जैसे मैं उसकी इंक्लिनेशन इस तरह से बढ़ा रहा हूँ, आई एम डूइंग इट इन दिस वे, इट वाज प्लेस्ड लाइक दिस, और इस तरह से इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है। एक स्टेज आएगी, इट विल गोज अप। इसका मतलब अपर डायरेक्शन में मैंने कितनी फोर्स लगाई, क्योंकि जैसे ही वो इस फोर्स को एक्सीड कर रहा था 0.7 से 0.8 से थोड़ा सा बढ़ने लगा, तो उसके बाद ये ऊपर उठ जाएगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये देखो 0.6 पे गया, ये 0.7 एंड देन अगेन सडनली इट गोज अप। और ये कितना आ रही है वैल्यू, इट इज 1.7 के आसपास आ रही थी। देखो इट इज रफली 1.7, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.7। 1.7 का मतलब 1.7 न्यूटन मीन्स इट इज रफली 170 ग्राम। इसकी मैंने वेइंग भी की थी। वेट करने के बाद व्हाट आई फाउंड दैट इट्स वेट विल बी 170 ग्राम, राइट। और दूसरी साइड यहाँ पे 170 भी आ रहा है ऑन द अदर साइड। So this is a very small experiment which I did. Just see. So let us consider a coordinate system now. अब हम बात करेंगे कि वेक्टर्स का कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सम टाइम। सो दैट मीन्स समथिंग इज, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ प्लेस की थी मैंने, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही थी, इसमें मैंने इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाई, इसमें मैंने इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाई। सो दैट मीन्स जब ये फोर्स का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, जब इसके वेट को ये बैलेंस कर लेगा, या मैं जैसे सपोज करो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, पहले मैंने फोर्स यहाँ पे लगाई, उसके बाद मैंने फोर्स यहाँ पे लगाई, एंड देन फोर्स आई अप्लाइड हेयर एंड सडनली आई अप्लाइड फोर्स हेयर। सो दैट मीन्स क्या हुआ, फोर्स के दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट क्या कर रहा था, बॉडी को अलोंग द सरफेस मूव कर रहा था। देयर इज अनदर कंपोनेंट विच इज स्टार्ट मूविंग द बॉडी अलोंग द वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली। एक मोशन हॉरिजॉन्टल चल रहा था, एक वर्टिकल चल रहा था। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, एक वर्टिकल के लिए थी। जब वर्टिकल वाला कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था तो बॉडी ऑटोमेटिकली, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कि किस एंगल से फोर्स लग रही थी। एक स्टेज के बाद मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो बॉडी ने हॉरिजॉन्टली मूव करना बंद कर दिया और बॉडी ने वर्टिकली मूव करना शुरू कर दिया। इट स्टार्ट्स मूविंग। तभी तो हम क्या करते हैं, जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं, हम वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स लेके चलते हैं। वन इज अफेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन एंड अनदर कंपोनेंट इज अफेक्टिंग द वर्टिकल मोशन।
एक हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट कर रहा था, एक वर्टिकल को. दैट मीन्स वी रिजॉल्व द वेक्टर अलोंग आइदर हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल. जो वर्टिकल था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन के लिए. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था. बल्कि फोर्स हम किसी एंगल से लगा रहे हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स फोर्स कहां पे लग रही थी, किस एंगल से लग रही थी, दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. इससे पहले तो हम बोलते थे कि दैट वी आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स, but in which direction we are applying the force means there are certain things where the direction will become a more important. When the direction will become a more important, that means वहां पे मुझे क्या बात करनी पड़ेगी? मुझे स्केलर्स या सिंपल नंबर्स की बजाय नया मैथमेटिक्स डेवलप करना पड़ेगा जहां पे हम उनकी डायरेक्शन को भी टेक केयर कर सकें. That means we need to define the new physical quantities which are having magnitude as well as direction. स्केलर में तुम सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, बात खत्म हो गई. बट अभी मैंने क्या देखा? व्हाट आई हैव सीन दैट देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज लाइक फोर्स जहां पे उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट था ही था, बट इट्स डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर? तो मैं सबसे पहले फोर्स की ही टर्म में बात कर लेता हूँ, या सिंपल ये मैंने फोर्स लगाई यहाँ पे. ये कोई पॉइंट था, इसके ऊपर मैंने इस तरह से फोर्स लगाई. से इट इज़ अ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ. नो व्हाट विल हैपन? इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. इट इज़ ए फोर्स, इट इज़ अप्लाइड अलोंग दिस डायरेक्शन एंड से इट इज़ origin, it is x axis and it is the y axis, and this is making an angle theta. तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए. वन कंपोनेंट क्या होगा? मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर रिजॉल्व करूंगा. सो दैट मीन्स ये इस कंपोनेंट की वजह से बॉडी कहाँ मूव कर रही थी? बॉडी स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल और अलोंग द सरफेस. इसको हमने बोल दिया f of x. एंड सिमिलरली इफ वी गो बैक टू हेयर, सो एक कंपोनेंट क्या कर रहा था? मैंने ये देखा कि ए स्टेज विल बी रीच्ड जब बॉडी ने ऑटोमेटिकली ऊपर उठना शुरू कर दिया. इट स्टार्ट्स मूव अपवर्ड. इस तरह से इट गोज लाइक दिस. पहले वो इस तरह से मूव कर रहा था. इट इज मूविंग इन दिस वे. से ये देखो इस तरह से ये मूव कर रहा था. बट अगर मैं यहाँ पे रफ सरफेस पुट अप करूं तो क्या होगा? देन थिंग्स विल बी डिफरेंट. द फोर्स मेरे पास मुझे अलग लगानी पड़ेगी. तो इसकी हेल्प से मैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड कर सकता हूं. एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, एक मास चाहिए. दैट्स इट. तो दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया मेरे पास? y. एक कंपोनेंट x आ गया, दूसरा f of y आ गया. अब ये कैसे लिखा जाएगा? दैट्स इंपॉर्टेंट. या मान लो मुझे ये चीज़ लिखनी है. अब सपोज करो f of x की जो वैल्यू थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक f of x था ये, और यहाँ से यहाँ तक ये f of y था. अभी फिलहाल भूल जाते हैं कि वेक्टर भी कोई क्वांटिटी है. जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि वेक्टर नाम की कोई क्वांटिटी है. अभी सिंपल मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कंपोनेंट मेरे पास ये था, दूसरा कंपोनेंट ये था. तो ये f of y, तो ये भी f of y होगा बिकॉज रेक्टेंगल है ये. अब मैं ये वाला मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं. लेट अस O A B. इट इज O A B. अब ये जो ट्राइंगल बनी मेरे पास, सॉरी या राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी O A B विच इज राइट एंगल्ड एट A. अब अगर मैं इसमें सिंपल एलजेब्रा देखना चाहूं तो सिंपल एलजेब्रिकली क्या होगा? जो हाइपोटेन्यूज होता है, मीन्स जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है वो कौन सी थी? OB. इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? जो बाकी दो साइड्स बची उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर. इट्स अ पाइथागोरस थ्योरम. सो इट इज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. अब OB क्या था? F. अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन पे हम बाद में आते हैं. ठीक है. सो एफ स्क्वेयर क्या हो जाएगा? एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर.
ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, नेट फोर्स मैंने किसी एंगल पे कितनी लगाई वो इस पे डिपेंड कर रही है। और दूसरी चीज, जो एंगल था, देखो अभी मैं कहीं पे डायरेक्शन की बात नहीं लगा करने, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, मैंने जस्ट उनका मैग्नीट्यूड को देखा। अब मैं बोल रहा हूँ कि किस एंगल से फोर्स लग रही है, अब मैं एंगल पे लगाने, एंगल कैसे पता चलता है मुझे, ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा था, या तो फोर्स ऐसे लग रही थी या फोर्स ऐसे लग रही थी, लेंथ अगर सेम हो तो क्या होगा, जस्ट मिनट, या लेट मी टेक अनदर, दूसरी ये लग रही है इस तरह से। अब देखना जरा, एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बन रहा था, ये θ1 एंगल था और ये θ2 एंगल था। जैसे जैसे पहले फोर्स मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन पे लगाई, फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा एंगल को चेंज किया, व्हेन आई चेंज द एंगल दिस फोर्स विल बिकम दिस। अब यहाँ पे एंगल किस पे डिपेंड कर रहा था, ओ ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको बोल दिया मैंने ए प्राइम, इसको बोल दिया बी प्राइम। एंगल किस पे डिपेंड करता था, घर में सीढ़ी लगाते हो, सीढ़ी की लेंथ नहीं चेंज होगी, द लेंथ ऑफ द लैडर विल नॉट चेंज, बट उसका स्लोप चेंज कर जाता था। तो स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा था कि उस दीवार से उस सीढ़ी की डिस्टेंस कितनी थी, और दीवार के ऊपर मतलब फर्श पे सीढ़ी की लेंथ कितनी थी और दीवार पे कितनी थी, वो मैटर करता है, तभी वो स्लाइड कर रही है, एंगल उसी पे डिपेंड करता है। सो ऑब्वियस सी बात है, एंगल किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स पे और वाई पे। इसका मतलब ए बी ओवर ओ ए, ये क्या था, ये बन गया टेंजेंट थीटा। इसी तरह से ए प्राइम बी प्राइम ओवर ओ ए प्राइम, ये भी बन जाता है टेंजेंट थीटा प्राइम। इस एंगल को मैंने थीटा प्राइम बोल दिया, इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो ये थीटा प्राइम हो गया। एंगल इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक तो था कि मैं चीजों को इस तरह से करूं, दूसरा तरीका लोगों ने क्या सोचा, दे थॉट कि हम इसके डायरेक्शन को कुछ डिनोट करते हैं किसी चीज से, ठीक है। रादर देन दिस लेट अस डेवलप ए न्यू मैथमेटिक्स। अब ये जो फोर्स थी एफ ऑफ एक्स, ये किस डायरेक्शन में थी, एक्स डायरेक्शन में थी, उसको या तो आप एक्स कैप करके लिख लो, और जो दूसरी थी उसको बोल दिया एफ ऑफ वाई, वाई कैप। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगी लिखा हुआ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखा, वो क्वांटिटी और उसके ऊपर क्या लग गया, एरो, ठीक है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। कुछ बुक्स में इनको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, कई बार वेक्टर लगाया जाता है और कई बार बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। या कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा E1 एफ ऑफ वाई E2, कुछ बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा EY, and in some textbook you will find that it can be written like this. It can be written like this, means f of x I cap, f of y j cap. या मैं उसको इस तरह से डिनोट कर दूं, इस तरह से डिनोट कर दूं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो समटाइम्स दिस इज आइदर रिटन एज द आई और के। तो हम इसको क्या बोल रहे थे, आई कैप ये डायरेक्शन हो गई और ये जे इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये 2 डायमेंशनल केस था मेरे पास, ठीक है। इट्स ए 2 डायमेंशनल केस। सो फोर्स की वजह से क्या होगा, समथिंग इज मूविंग इन वेयर, इट्स ए प्लेन, इट्स ए प्लेनर मोशन की बात हो रही थी, बट बॉडी में आल्सो मूव इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा है, ये है, इसको मैं ब्लो कर रहा हूं इस तरह से, देन इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस वे। ये देखो जो इसका मोशन हुआ वो क्या था, दैट मोशन इन वेयर I applied certain force on the object and it starts moving in the 3-dimensional space. So I need some mathematical tools for this.
सो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, ये तो मैंने फोर्स का एक एग्जाम्पल लिया था कि दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन बॉडी ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था. सो मुझे क्या करना है, मुझे तो बॉडी की पोजीशन देखनी है, दैट हाउ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. फोर्स के बारे में बाद में टेक केयर करेंगे कि फोर्स जब लगेगी तो क्या होगा, बट अभी हमने सिंपल क्या करना है, हमने बॉडी की पोजीशन को समझने की कोशिश करनी. बट आइडिया कहाँ से आया, दैट वी नीड टू रिक्वायर ए न्यू टू डिफाइन ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी. आइडिया इस तरह से आया होगा लोगों के माइंड में, that we need a new mathematics to deal with certain quantities where the direction will become a more important. In which direction you are applying the force, that is more important. फोर्स का अप्लाई करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करना है सरफेस के ऊपर, और एक चीज और देखिए आपने, जब मैं इसको स्लाइड कर रहा तो इसके ऊपर कम फोर्स लग रही थी, बट जब मैं इसको उठा रहा था ऊपर को तो जितना उसका वेट था उसके बराबर फोर्स लग रही थी. तो समटाइम्स स्लाइडिंग इज अ मोर सिंपलर. तो कितना स्लाइड करना है, क्या करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस आल्सो. मीन्स ए मैथमेटिकल टूल, न्यू मैथमेटिकल टूल इज नीडेड. सो अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की, दैट हाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ particle is described in the three-dimensional space. What is it? It is x-axis, इट इज़ वाई एक्सिस एंड इट इज़ जेड एक्सिस. थोड़ा सा मैं इस पे जाने से पहले एक ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर लेते हैं. सबसे पहले बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दिस, मुझे सबसे पहले किसकी बात करनी है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की. और साथ में एक काम और करते हैं, अगर मेरे पास टू डायमेंशनली स्पेस हो, the space is two dimensional with me only, yeah, let me put it here. Say it is x axis and it is y axis. Two dimensional space ही होगा और three dimensional space is like this. So suppose body is here, इस पोजीशन पे है ये. सो जब मुझे यहाँ जाना है देन हाउ शुड आई मूव, रादर देन दिस लेट मी पुट ऑब्जेक्ट हियर. मुझे फर्श पे कहीं पहुँचना है एक पोजीशन पे. ए मैं एक स्टेप चला, 2 3 4 5 6, 6 स्टेप में एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला और वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4. तो 6 मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा हूँ, फिर मैं परपेंडिकुलर पैरेलल टू बाई एक्सिस मूव लगा करने 4 स्टेप. तो मैं कहाँ पहुँच गया, 6 4 पोजीशन पे. तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं बोलूँगा 6 i कैप प्लस 4 j कैप. बट नेट कितनी पोजीशन हुई, अब 2 तरीके हैं मेरे पास. मैं यहाँ से डायरेक्ट भी इस डायरेक्शन में जा सकता था, ठीक है. यहाँ पे कितने स्टेप चले, 6 एंड देन 4. इसको कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि मुझे ये देखना था कि क्योंकि मुझे पोजीशंस डिस्क्राइब करनी थी. इट्स लाइक ए एरे, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मुझे आपकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी, रोज और कॉलम पे. जैसे इस डेस्क पे 5 लोग बैठ सकते हैं, इस पे 5 लोग बैठ सकते हैं. आई स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बैकवर्ड चलूंगा मैं, या और पीछे चलूंगा, तो आपकी पोजीशंस को मैं उस तरह से लोकेट कर सकता हूँ. तो एक तरीका ये है. दूसरे में डायगनली भी चल सकता हूँ, बट दोनों से मैं एक ही जगह पहुँचूंगा. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको बोलते हैं पोजीशन. करंट पोजीशन क्या हुई,
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको लिखूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर हो, इसको मैं कैसे लिखूंगा 6i कैप प्लस 4j कैप। और ये डिस्टेंस कितनी है वो मुझे अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करूंगा मैं, मतलब मैग्नीट्यूड ये क्या आता है 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ तो सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाई, मुझे पता चल जाएगा। बट एंगल इज अ मोर इंपॉर्टेंट। अब जरूरी नहीं कि 6 डिस्टेंस, जैसे ये आपकी जो डिस्टेंस है कितनी हो रही है, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस 36 प्लस 16 अंडर द रूट कितना आएगा, अब क्यों डायरेक्शन देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है कितना आ रहा है ये 52 अंडर रूट कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अब मान लो मैं किसी और पोजीशन पे गया, आई विल बी हेयर, बट दोबारा मैं क्या देख रहा हूं कि ये पोजीशन तो चेंज कर गई यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये रफली कितना हो गया यहाँ पे, इफ आई ट्राई टू लुक एट, या मैं इसकी बात करूं ये कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, और ये कितना हो गया 1 2 3 4, 4 के आसपास आ रहा है ये वैल्यू भी, बट हो सकते दोबारा ये वैल्यू उतनी ही रहे, ये भी आर के बराबर ही रहे मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन तो चेंज कर गई ना। ठीक है, सो दैट मीन्स पोजीशन मुझे सिर्फ क्या बता रही थी, जैसे मैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहा हूँ, वो हो सकता है सेम हो बट उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंस हो सकती है, दैट मे बी एट द डिफरेंट पॉइंट। जैसे सपोज आई एम सिटिंग हियर, ठीक है, आई एम एट द सेंटर, सपोज ये पॉइंट है मेरा, आई एम हियर, यहां से उस फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस और इस फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस बराबर है, बट ये कहां पे था, ये कहां पे है, ये कौन सी पोजीशन हुई, ये कौन सी पोजीशन हुई, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है बात। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नया टूल जो था डेवलप करना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करती हैं, जिसमें एक आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So what is triangle law of vector addition? Suppose I am having two vectors, one vector is this and another vector is this, but both the vectors are taken in same order. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, both the vectors are taken in same order। दो vectors थे मेरे पास, एक vector ये था, दूसरा vector ये था, both the vectors taken in same order। अब अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां से let us do one thing, इस वेक्टर को उठा के अगर मैं यहां रख रहा हूं सपोज करो, तब तो ठीक है, जस्ट मिनट, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कट इट वेरी स्पेसिफिकली। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये वेक्टर लिया मैंने, या तो मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकता हूं, ठीक है, या मैं इस वेक्टर को यहां रख सकता हूं। मुझे कहां रखना पड़ेगा ये, अगर मुझे दो वेक्टर्स दिए हों मान लो अलग अलग, उनको मुझे कैसे प्लेस करना था, मुझे क्या करना था, एक की जो टिप थी दूसरे की टेल को उसके साथ रखना, वन इज अ टिप एंड अनदर इज अ टेल, ये ज्वाइन करवाया मैंने, यहां नहीं रखना है, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जब दो वेक्टर्स मैं इस तरह से प्लेस करूंगा, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा या जो थर्ड साइड है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, या तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, या तो मैं इसको इस तरह से वेक्टर ड्रॉ करूंगा। अगला ये क्या हुआ, ये इनका ऑर्डर क्या था, ये था इनका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या था, इसके बिल्कुल अपोजिट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो सी वेक्टर आया इट इज a प्लस बी, बिकॉज दिस वेक्टर इज b। बट अगर मैं इसको अपोजिट ऑर्डर में लूं देन इट्स नॉट द रिजल्टेंट। आई मीन टू से दैट इफ आई कैन ड्रॉ ए थर्ड वेक्टर आल्सो,
वो क्लोजिंग साइड हो जाएगी। मीन्स ये इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये था सी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा a प्लस बी, बिकॉज बोथ आर टेकन इन सेम डायरेक्शन। बट इफ आई ड्रॉ दिस सी वेक्टर लाइक दिस, a तो ऐसे था, b मेरे पास इस तरह से था, और c भी मैंने उसी डायरेक्शन में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये c वेक्टर नहीं होगा, इट इज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन इट इज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, जब डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो उसको कौन इंडिकेट करेगा, नेगेटिव विल इंडिकेट दैट। तो ये क्या हो जाएगा, तब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, c प्राइम। तो इस केस में a प्लस बी प्लस सी प्राइम ये 0 हो जाएगा। मीन्स अगर क्लोज हो गया तो रिजल्टेंट 0, बट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने तीसरा वेक्टर लिया तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के जब मुझे 3 डायमेंशनल स्पेस में जाना है। हाउ मच टाइम इज देयर, ओके। सो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरह से हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। ठीक है, so tomorrow I will talk about the parallelogram law of vector addition, and then I will talk about that how these laws of vector addition जो थे वो किस तरह से मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। और एक चीज़ और इंश्योर करनी है आप बच्चों ने, ये बच्चों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जैसे कमरा होता है ना, ठीक है, एक कॉर्नर पे आप खड़े हो जाओ तो फर्श के लॉन्ग 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक एक्स है दूसरी वाई है, और जो छत की ओर लाइन जा रही थी वो क्या है, दैट इज अ जेड एक्सिस, और ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, और ये क्या था, ये सॉरी ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सिचुएशन ऐसी है, बट मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनली इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मुझे एंगल 90 नहीं भी लग रहा है तो मुझे एज्यूम करना है और उस चीज को फील करना है। कोई भी आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी या फिजिक्स की प्रॉब्लम होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन दिस वे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।